एप्स्टीन फाइल्स ये नाम पिछले कुछ समय से दुनिया भर की सुर्खियों में है। लेकिन सवाल यह है कि फाइल्स हैं क्या? इनमें ऐसा क्या है जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की नींद उड़ा रही है, और इन फाइल्स का आम जनता के लिए क्या मतलब है? तो आइए आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से तथ्यों के आधार पर समझते हैं। एप्स्टीन फाइल्स ये लाखों दस्तावेजों, तस्वीरों, वीडियो और ईमेल का एक विशाल संग्रह है जो अमेरिकी फाइनेंसर और दोस्त सिद्ध बाल यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन की गतिविधियों से जुड़ा है। इन फाइल्स में एप्स्टीन के सामाजिक दायरे का पूरा ब्यौरा है, जिसमें दुनिया भर के राजनेता, सेलिब्रिटी और प्रभावशाली हस्तियां शामिल हैं। ये दस्तावेज एफबीआई के सेंटिनल केस मैनेजमेंट सिस्टम में 300 जीबी से अधिक डेटा के रूप में संग्रहित है। इनमें एप्स्टीन की संपर्क पुस्तिका, उनके निजी विमानों की उड़ान सूची और अदालती दस्तावेज शामिल हैं। नवंबर 2025 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट प्रेरित किया। सीनेट ने भी इसे सर्वसम्मति से मंजूरी दी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही दिन इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया। इसके बाद अमेरिकी न्याय विभाग ने चरणबद्ध तरीके से इन फाइल्स को सार्वजनिक करना शुरू किया। जनवरी 2024 में 30 लाख से अधिक पन्ने, 2000 वीडियो और 1,80,000 तस्वीरें जारी की गई। लेकिन न्याय विभाग ने स्वयं स्वीकार किया कि कुल 60 लाख पन्ने इस कानून के दायरे में आ सकते हैं, यानी अभी भी आधी से अधिक सामग्री सार्वजनिक नहीं की गई है। तो आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर जो बाहर से एक सम्मानित व्यक्ति दिखता था, लेकिन अंदर से एक घोर अपराधी था। कहानी 1996 से शुरू होती है, जब मारिया फार्बर नाम की एक महिला ने एफबीआई को सूचना दी कि एप्स्टीन ने उनकी नाबालिग बहनों की अश्लील तस्वीर चुरा ली है। लेकिन मारिया का कहना है कि एफबीआई ने कभी उनसे वापस संपर्क नहीं किया। इसके बाद फ्लोरिडा की पाम बीच पुलिस ने एप्स्टीन की जांच शुरू की, जब एक महिला ने रिपोर्ट किया कि उसकी 14 साल की सौतेली बेटी को एप्स्टीन के घर ले जाया गया था, जहां कपड़े उतारने और एप्स्टीन की मालिश करने के लिए पैसे दिए गए। जांच के बाद एफबीआई ने 2002 से 2005 के बीच कम से कम 35 ऐसी लड़कियों की पहचान की जिनके साथ इसी तरह का व्यवहार हुआ था। 2007 में संघीय अभियोजकों ने एप्स्टीन और उनके 2 कर्मचारियों के खिलाफ 32 आरोपों का एक मसौदा अभियोग पत्र तैयार किया, जिसमें नाबालिगों को फुसलाना और यौन तस्करी जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। लेकिन यहाँ एक चौंकाने वाली बात हुई। अमेरिकी अटॉर्नी अलेक्जेंडर एकोस्टा ने एक ऐसी डील पर मोहर लगा दी जिसने एप्स्टीन को संघीय मुकदमे से बचा दिया। एप्स्टीन ने केवल एक राज्य स्तरीय आरोप 18 वर्ष से कम उम्र की व्यक्ति से वेश्यावृत्ति कराने का स्वीकार किया और उन्हें मात्र 18 महीने की जेल की सजा मिली। उन्हें सेक्स ऑफेंडर के रूप में पंजीकृत किया गया। 2018 में मियामी हेराल्ड अखबार ने एक महत्वपूर्ण लेख प्रकाशित किया, जिसमें एप्स्टीन की प्ली डील और सजा को बेहद नरम बताया गया। इस लेख में उन पीड़ितों का साक्षात्कार भी शामिल था जिन्होंने 2002 से 2005 के बीच एप्स्टीन के साथ अपने अनुभव साझा किए। वर्जीनिया यूफ्रे नाम की एक पीड़ित ने आरोप लगाया कि एप्स्टीन एक तस्करी नेटवर्क चला रहा था जो लड़कियों को अन्य शक्तिशाली पुरुषों को उधार देता था। इस मीडिया कवरेज ने न्यूयॉर्क के संघीय अभियोजकों को प्रेरित किया कि वो इस मामले को फिर से जांच करें। जांचकर्ताओं ने पीड़ितों की शोषण की कहानियों की पुष्टि की। जुलाई 2019 में एप्स्टीन को न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में 2002 से 2005 के बीच नाबालिगों की यौन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया और फिर अगस्त 2019 में एप्स्टीन की जेल में भर्ती हो गई।
आधिकारिक तौर पर इसे आत्महत्या घोषित किया गया, लेकिन इसने दुनिया भर में षड्यंत्र के सिद्धांतों को जन्म दिया। एप्स्टीन ने राजनेताओं, मशहूर हस्तियों और प्रभावशाली लोगों का एक विशाल सामाजिक दायरा बना रखा था। इसने इन दावों को हवा दी कि एप्स्टीन एक क्लाइंट लिस्ट रखता था, जिन लोगों को वो कथित तौर पर नाबालिग लड़कियों की तस्करी करता था और इसी सूची का उपयोग ब्लैकमेल के लिए करता था, और ये कि उसने इन ग्राहकों ने बाद में उसे मरवा दिया। यह सिद्धांत डोनाल्ड ट्रंप सहित कई लोगों द्वारा व्यापक रूप से फैलाए गए। हालांकि 2026 में जारी एफबीआई की 2019 की गोपनीय जांच रिपोर्ट के अनुसार अन्य पीड़ितों ने गियोफ्रे के इस विशिष्ट आरोप की पुष्टि नहीं की कि एप्स्टीन ने एक रिंग चलाई थी जो लड़कियों को अन्य शक्तिशाली पुरुषों को उधार देती थी। एप्स्टीन के घरों से जब्त किए गए सबूतों ने भी केवल एप्स्टीन और उनकी सहयोगी गैस्लेन मैक्सवेल को फंसाया। अब बात करते हैं उन जांच दस्तावेजों की जो इन फाइल्स में शामिल हैं। 2019 के ईमेल दिखाते हैं कि एप्स्टीन की 2019 में गिरफ्तारी के तुरंत बाद एफबीआई एजेंटों ने गिस्लेन मैक्सवेल और अन्य कथित सह षड्यंत्रकारियों से संपर्क करने पर चर्चा की। इनमें लेस्की ग्राफ, डेरेन एंडाइक, रिचर्ड कान, ज्यूंग, लोर्क ब्रुनेल और लेस बेक्सनर शामिल थे। इन्हें ग्रैंड जूरी समन देने का उद्देश्य था। न्यूयॉर्क की दक्षिणी जिले के संघीय अभियोजकों ने जेफरी एप्स्टीन के संबंधित षड्यंत्रकारी की जांच शीर्षक से 86 पन्नों का एक ज्ञापन तैयार किया। इसमें 24 महिलाओं के बयान शामिल थे जिन्होंने नाबालिग होने पर एप्स्टीन द्वारा शोषण की रिपोर्ट की, और 14 महिलाओं ने वयस्क होने पर शोषण की रिपोर्ट की। फाइल्स में एप्स्टीन के फ्लोरिडा स्टेट के एक कर्मचारी के साथ एफबीआई के साक्षात्कार नोट्स भी शामिल हैं। इस कर्मचारी ने बताया कि उसके कर्तव्यों में एप्स्टीन के बिस्तर के पास एक टेबल पर $100 के नोट पंखे की तरह फैलाना, इस्तेमाल किए गए कंडोम को ठिकाने लगाना और एप्स्टीन के गधों के बीच एक बंदूक रखना शामिल था। एक दस्तावेज में एप्स्टीन के निकटतम दायरे का एक आरेख था जिसमें मैक्सवेल, उनके वकील डेरेन एंडाइक और उनके अकाउंटेंट रिचर्ड काम शामिल थे। इसमें फ्रेंच मॉडल एजेंट ल्योर्क ब्रुनेल भी दिखाया गया था, जो फ्रांस में बलात्कार के आरोपों का सामना कर रहा था और 2022 में फ्रांसीसी जेल में आत्महत्या से मर गया। सार्वजनिक किए गए दस्तावेजों ने कई प्रमुख हस्तियों के साथ एप्स्टीन के संबंधों का विस्तार से वर्णन किया। दस्तावेजों ने यह भी दिखाया कि 2008 में प्रसिद्ध यौन अपराधी बनने के बाद भी एप्स्टीन के शक्तिशाली लोगों के साथ संबंध बने रहे, जो कुछ सहयोगियों के सार्वजनिक इनकार का खंडन करते हैं। अब हम इस कहानी के एक बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर जाते हैं, ट्रंप प्रशासन की भूमिका। 2024 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान डोनाल्ड ट्रंप और उनके सहयोगी ने एप्स्टीन से जुड़ी फाइलें सार्वजनिक करने का वादा किया। ट्रंप ने साक्षात्कारों में कहा कि वो शायद अतिरिक्त एप्स्टीन रिकॉर्ड सार्वजनिक करेंगे। उनके सहयोगी जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने बाइडेन प्रशासन पर एप्स्टीन के ग्राहकों की सूची छिपाने का आरोप लगाया। पद संभालने के बाद अटॉर्नी जनरल पैम बोंडी ने फरवरी 2025 में घोषणा की कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर एप्स्टीन संबंधित सामग्री की समीक्षा कर रही है। एफबीआई ने लगभग 1 लाख दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा शुरू की, लेकिन फिर कहानी में एक अचानक मोड़ आया। जुलाई 2025 में अमेरिकी न्याय विभाग ने एक ज्ञापन जारी किया जिसमें कहा गया कि एप्स्टीन फाइल्स में कोई क्लाइंट लिस्ट मौजूद नहीं है कि एप्स्टीन ने प्रमुख हस्तियों को ब्लैकमेल किया हो। इसके कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिला।
और ये कि उनकी मृत्यु आत्महत्या थी। इस घोषणा ने राजनीति स्पेक्ट्रम के दोनों ओर से आलोचना को जन्म दिया। डेमोक्रेटिक प्रतिनिधियों ने निष्कर्षों को चुनौती दी, जबकि दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं और प्रभावशाली लोगों जिनमें एलेक्स जोन्स जो रोगन जैसे नाम शामिल हैं न संदेह व्यक्त किया। पॉडकास्टर जो रोगन ने प्रशासन से इस ट्वीट को एक लकीर कहा, विशेष रूप से उन समर्थकों के लिए जिन्होंने पारदर्शिता के वादे के आधार पर ट्रंप का समर्थन किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट ने बाद में खुलासा किया कि बोंडी ने मई में ट्रंप को सूचित किया था कि उनका नाम भी एप्स्टीन फाइल्स में अफरूत अफवाहों के साथ दिखाई देता है, और आधिकारिक ने सार्वजनिक प्रकटीकरण के खिलाफ सलाह दी थी। ट्रंप ने फाइल्स को राजनीतिक विरोधियों, बाइडेन प्रशासन, बराक ओबामा और हिलेरी क्लिंटन द्वारा बनाए गए झूठे दस्तावेज बताया। उन्होंने 16 जुलाई 2025 को ट्रूथ सोशल पर लिखा कि उनका नया घोटाला वही है जिसे हम हमेशा जेफरी एप्स्टीन होक्स कहेंगे। लेकिन ट्रंप और एप्स्टीन का रिश्ता भी जांच के दायरे में आया। ट्रंप दोनों 1980 के दशक के अंत से 2000 के दशक के मध्य तक परिचित थे। 2002 में न्यूयॉर्क मैगजीन को दिए गए साक्षात्कार में ट्रंप ने एप्स्टीन को एक शानदार आदमी कहा था जो सुंदर महिलाओं को उतना ही पसंद करता है जितना मैं करता हूँ। न्यायवादी टैड ब्लेथ ने जुलाई 2025 में 2 दिनों तक दोस्त सीधा सेक्स ट्रैफिकर गैसलिन मैक्सवेल से मुलाकात की। मैक्सवेल ने ब्लेंस को बताया कि उसने निश्चित रूप से कभी राष्ट्रपति को किसी अनुचित स्थिति में नहीं देखा, लेकिन CNN ने नोट किया कि मैक्सवेल ने साक्षात्कार में अपने स्वयं के अपराधों और एप्स्टीन के अपराधों के बारे में झूठ बोला और वो ट्रंप की चापलूसी करती दिखी। जज कानो ने टिप्पणी की कि डॉट ब्लेंस का गैसलिन मैक्सवेल से पूछताछ या तो पूरी तरह अक्षम था या जानबूझकर ट्रंप को फंसाने वाले तथ्य न निकालने के लिए तैयार किया गया था। अब बात करते हैं अमेरिकी कांग्रेस की भूमिका की। एप्स्टीन की वीडियो और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पर संघीय रिकॉर्ड की प्रकटीकरण के लिए दबाव डाला। वर्जीनिया गियोफ्रे के भाइयों ने जुलाई 2025 में पत्रकारों को बताया कि वो चाहते हैं कि वो संबंधित दस्तावेज जारी किए जाए। वर्जीनिया गियोफ्रे, जिसने इस साल की शुरुआत में आत्महत्या कर ली थी, पारदर्शिता और न्याय के पक्ष में थी। सितंबर 2025 में केंटली के प्रतिनिधि थॉमस मेसी और कैलिफोर्निया के रो खन्ना ने एक रिचार्ड्स याचिका शुरू की ताकि सदन को न्याय विभाग से फाइल्स जारी करने की मांग वाले कानून पर मतदान के लिए मजबूर किया जा सके। ट्रंप और रिपब्लिक नेताओं ने इस प्रयास के खिलाफ दबाव अभियान चलाया। एक अनाम अधिकारी ने याचिका पर हस्ताक्षर करने को प्रशासन के प्रति एक बहुत शत्रुतापूर्ण कार्य कहा, लेकिन इसके बावजूद कई रिपब्लिकन सदस्यों ने पार्टी नेतृत्व से विद्रोह किया। नैन्सी मेस, लॉरेन बॉबर्ट और मार्जरी टेलर ग्रीन जैसे प्रमुख नाम मेसी के साथ जुड़ गए। 8 अक्टूबर को प्रतिनिधि एरिक स्वालवेल ने कहा कि बहुत सारे सदन के रिपब्लिकन ने निजी तौर पर उन्हें बताया कि वो इस मुद्दे पर ट्रंप का बचाव जारी रखने का इरादा नहीं रखते। अंततः 12 नवंबर को अंतिम हस्ताक्षर प्राप्त होने पर सदन अध्यक्ष माइक
जॉनसन ने घोषणा की कि पूर्ण सदन अगले सप्ताह एप्स्टीन फाइल्स जारी करने पर मतदान करेगा। ट्रम्प के सलाहकारों ने निजी तौर पर उन्हें बताया कि उन्होंने ये मुद्दा खो दिया है और फाइल्स का जारी होना अपरिहार्य लग रहा है। 16 नवंबर को ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से अपना रुख बदल दिया। 18 नवंबर 2025 को सदन ने एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट को 427 के मुकाबले एक वोट में मंजूरी दी। लुइसियाना के प्रतिनिधि क्ले हिगिंस ने एकमात्र विरोधी वोट डाला। उसी दिन सीनेट ने सर्वसम्मति से इस विधेयक को मंजूरी दे दी। ट्रम्प ने 19 नवंबर को बिना पत्रकारों की उपस्थिति में इस पर हस्ताक्षर किए। अब आइए जानते हैं कि इन फाइल से क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई। ब्रिटेन सरकार से जुड़े गोपनीय दस्तावेज फाइल्स में ब्रिटेन सरकार से आई बाजार संवेदनशील गोपनीय जानकारी शामिल है, जो पीटर मैंडेलसन द्वारा एप्स्टीन को भेजी गई प्रतीत होती है। एक ईमेल में प्रधानमंत्री गॉर्डन ब्राउन का नाम जॉन पांड और उनका सुरक्षित ईमेल पता उजागर हो गया। एप्स्टीन की मृत्यु से संबंधित दस्तावेज जारी की गई फाइलों में जांचकर्ताओं के बीच एप्स्टीन की मृत्यु के बारे में ईमेल शामिल है। एक जांचकर्ता ने देखा कि उनका अंतिम संदेश एक सुसाइड नोट नहीं लगता था। दस्तावेज में यह भी बताया गया कि जेल कर्मचारियों ने मीडिया को भटकाने के लिए बक्सों और उस चादरों से एक नकली शरीर बनाकर एक सफेद वैन में लोड किया, जबकि एप्स्टीन का वास्तविक शरीर एक काले वाहन में बिना किसी का ध्यान आकर्षण किए ले जाया गया। वित्तीय रिकॉर्ड एप्स्टीन ने अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले 32 पन्नों के एक ट्रस्ट पर हस्ताक्षर किया। इस दस्तावेज में उनकी 60 करोड़ डॉलर की संपत्ति के 40 लाभार्थियों के नाम है। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड करीना सुलिया को 10 करोड़ डॉलर, अपने वकील डेरेन एंडाई को 5 करोड़ डॉलर और अकाउंटेंट रिचर्ड कान को 2.5 करोड़ डॉलर दिए। गिस्लिन मैक्सवेल और उनके भाई मार्क एप्स्टीन को प्रत्येक को 1 करोड़ डॉलर और हार्वर्ड के गणित प्रोफेसर मार्टिन नोबल को 50 लाख डॉलर दिए। विकिपीडिया से छेड़छाड़ फाइल्स में 2010 का एक ईमेल है, जिसमें अल शकील ने एप्स्टीन को बताया कि वो विकिपीडिया पर एप्स्टीन की मग शॉट को एक दस्ताना तस्वीर से बदलने और सेक्स ऑफेंडर शब्द हटाने की कोशिश कर रहा है। ये उस समय की बात है जब एप्स्टीन जेल से रिहा होने के बाद अपनी सार्वजनिक छवि सुधारने की कोशिश कर रहा था। ब्लूमबर्ग न्यूज ने सितंबर 2025 में एप्स्टीन के व्यक्तिगत याहू अकाउंट से लगभग 18,700 ईमेल प्राप्त किए, जो 2002 से 2022 तक के थे। इन ईमेल में हार्वर्ड विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के शिक्षाविदों के साथ एप्स्टीन के संबंधों का दस्तावेजीकरण था। इन फाइल्स की सार्वजनिक रिलीज में गंभीर रिडक्शन यानी संवेदनशील जानकारी छिपाने की विफलता भी सामने आई है। दिसंबर 2025 की रिलीज में दोषपूर्ण रिडक्शन टेक्निक ने जनता के सदस्यों को काले किए गए टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट करके उजागर करने की अनुमति दे दी। उजागर की गई सामग्री में ट्रम्प के बारे में एक अपृष्ट FBI टिप शामिल थी। जनवरी 2026 की रिलीज ने और भी गंभीर समस्याएं पैदा की। न्याय विभाग ने दर्जनों ऐसी असली तस्वीरें बिना रिडेक्ट किए प्रकाशित कर दी, जिनमें युवा महिलाओं या संभवतः
किशोरियों के चेहरे दिखाई दे रहे थे। बर्नस्टीन जर्नल की समीक्षा में पाया गया कि कम से कम 43 पीड़ितों के पूरे नाम उजागर हो गए, जिनमें 2 दर्जन से अधिक ऐसे हैं जो शोषण के समय नाबालिग थे। कुछ नाम 100 से अधिक बार दिखाई दिया और घर के पत्ते किवाड़ खोजों में दिखाई दे रहे थे। पीड़ित अनुष्का ने जॉर्जियो ने कहा कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस उजागर सामग्री में था और उन्होंने सरकार पर पीड़ितों की सुरक्षा के प्रति गहन उपेक्षा का आरोप लगाया। 1 फरवरी 2026 को 200 से अधिक कथित पीड़ितों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों ने संघीय न्यायाधीशों से न्याय विभाग की एप्स्टीन फाइल्स वेबसाइट को तुरंत हटाने का आदेश देने के लिए कहा। इस रिलीज को संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एक दिन में पीड़ित गोपनीयता का सबसे गंभीर उल्लंघन बताया। इन फाइल्स के सार्वजनिक होने के बाद दुनिया भर में जो प्रतिक्रियाएं हुई वो अभूतपूर्व थी। स्लोवाकिया में सिरोस्लाव लाइचक, जो स्लोवाकियाई प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और संयुक्त राष्ट्र महासभा के पूर्व अध्यक्ष थे, ने 31 जनवरी 2026 को इस्तीफा दे दिया। उन्होंने स्वीकार किया कि एप्स्टीन के साथ उनका संपर्क एक गलती और अस्वीकार्य था। ब्रिटेन में 1 फरवरी 2026 को पीटर मैंडेलसन ने लेबर पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बाद में हाउस ऑफ लॉर्ड्स से भी इस्तीफा दिया। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने मैंडेलसन के खिलाफ आधिकारिक आपराधिक जांच शुरू की। 19 फरवरी 2026 को ब्रिटिश पुलिस ने एंड्रयू माउंटबेटन विंडसर को, जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पुत्र और पूर्व ड्यूक ऑफ यॉर्क हैं, सार्वजनिक पद में कदाचार के संदेह पर गिरफ्तार किया। वो विंडसर परिवार के इतिहास में गिरफ्तार होने वाले पहले सदस्य बने और 379 वर्षों में ब्रिटिश शाही परिवार के गिरफ्तार होने वाले पहले सदस्य। 23 फरवरी को पीटर मैंडेलसन को भी सार्वजनिक पद में कदाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया। नॉर्वे में पूर्व प्रधानमंत्री थोरबन जेंगलेन पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया। तुर्की में अंकारा के सार्वजनिक अभियोजन कार्यालय ने इस आरोप की जांच शुरू की कि एप्स्टीन ने तुर्की से गणराज्य और एशिया से नाबालिग लड़कियों की तस्करी की। लिथुआनिया, लातविया और नॉर्वे ने भी अपने अपने देशों में जांच शुरू की। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक पैनल ने कहा कि एप्स्टीन फाइल्स एक वैश्विक आपराधिक उद्यम का संकेत देती है जिसने मानवता के खिलाफ अपराध किए। दिसंबर 2025 के राइटर्स पोल में पाया गया कि केवल 23% अमेरिकी एप्स्टीन मामले में ट्रंप की हैंडलिंग को मंजूर करते हैं। जनवरी 2026 के CNN पोल में 49% अमेरिकी संघीय सरकार द्वारा जारी की गई फाइल्स की मात्रा से असंतुष्ट थे, जबकि केवल 6% संतुष्ट थे। 2/3 उत्तरदाताओं ने कहा कि सरकार जानबूझकर जानकारी रोक रही है। एक नई राजनीतिक शब्दावली भी उभरी, एप्स्टीन क्लास। इस शब्द का उपयोग उन कथित धनी, शक्तिशाली और अच्छी तरह से जुड़े व्यक्तियों या वंशों से संदर्भित करने के लिए किया जाने लगा जो कानूनी और नैतिक जवाबदेही से मुक्त होकर काम करते दिखते हैं। विशेष रूप से जेफरी एप्स्टीन के संबंध में इस शब्द का उपयोग मुख्य रूप से प्रतिनिधि खाना थॉमस मेसी और सेनेटर जॉन आसफ द्वारा किया गया। रूस में
क्रेमलिन ने फाइल्स के विभिन्न खुलासों को पश्चिम की नैतिक गिरावट के कथित प्रमाण के रूप में पेश किया। इसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, अब हम जानते हैं कि पश्चिमी अभियान वर्ग बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करता है। हालांकि दस्तावेजों ने यह भी खुलासा किया कि एप्स्टीन ने 2014 में रूस के सर्गेई बेल्याकोव से भी दोस्ती की थी। तो दोस्तों, एप्स्टीन फाइल्स की यह कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, शक्ति और धन का दुरुपयोग कैसे न्याय प्रणाली को प्रभावित कर सकता है। 2007 में एप्स्टीन के खिलाफ 32 आरोपों का मसौदा अभियोग पत्र तैयार किया गया था, लेकिन एक प्ली डील ने उन्हें संघीय मुकदमे से बचा लिया। दूसरा, पारदर्शिता और जवाबदेही का महत्व। यह कांग्रेस के निर्दलीय प्रयासों और जनता के दबाव का ही नतीजा था कि एप्स्टीन फाइल ट्रांसपेरेंसी एक्ट 427 के मुकाबले एक वोट से पारित हुआ। तीसरा, पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा। रिडक्शन विफलताओं ने दर्जनों पीड़ितों की पहचान उजागर कर दी, जो दर्शाता है कि सरकारी प्रक्रियाओं में पीड़ितों को गोपनीयता की रक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। चौथा, ये कि शक्तिशाली लोग, चाहे वो किसी भी देश या राजनीतिक दल में हो, कानून से ऊपर नहीं है। ब्रिटेन से लेकर नॉर्वे तक, स्लोवाकिया से लेकर तुर्की तक दुनिया भर के सरकारों ने जांच शुरू की और अंत में ये कि सत्य को दबाना कठिन है। लाखों पन्नों के दस्तावेज, हजारों तस्वीरें और वीडियो अंततः सार्वजनिक हुए। भले ही इसमें वर्षों लगे, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अभी भी लाखों पन्ने सार्वजनिक नहीं किए गए, कई जांच जारी हैं और दुनिया भर के लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। एक बात स्पष्ट, एप्स्टीन फाइल ने न केवल एक व्यक्ति के अपराधों को उजागर किया है, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं जो शक्तिशाली लोगों को दशकों तक जवाबदेही से बचाती रहे। इस विश्लेषण के साथ हम आशा करते हैं आपको इस महत्वपूर्ण विषय की गहरी समझ मिली होगी। थैंक यू।